हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो हमारा प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत है वह क्या है। गाइस, यह बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड का जो हमारी यूनिट सेकेंड है, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसका चैप्टर है। मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुकी है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या 12th और 10th का भी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत। जो हमारा प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत है वह प्रकाश तरंगों से संबंधित है। प्रकाश तरंगों के लिए यहाँ हमें दिया गया कि कोई भी जो प्रकाश तरंगे हैं जो कि सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं, प्रकाश तरंगे जितनी भी तरंगे हैं, तरंगों के लिए यह सिद्धांत है। प्रकाश तरंगे हो सकती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो सकती हैं, और वह ध्वनि तरंगे हो सकती हैं। जो तरंगे होती हैं वह किसी भी माध्यम में उपस्थित कोई भी कण जिस पे वह कोई भी जो तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम के अकॉर्डिंग के द्वारा तरंगों का किसी माध्यम में संचलन होता है। तो किसी भी कण पे जो तरंगे हैं किस तरह से प्रभाव डालती है, यह हमें एक जो प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत है वह बताता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जब माध्यम के किसी बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती है, कोई यहाँ पे दो तरंगे के बोला गया है, एन तरंगे भी पहुंच सकती है किसी भी पॉइंट पे। तो जब माध्यम के किसी बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती है तो उस बिंदु पर परिणामी जो विस्थापन होता है उस कण के ऊपर उन अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न जो अलग अलग विस्थापन है उनके बीजगणितीय वेक्टर योग के बराबर होता है। आप चित्र के माध्यम से और भी अच्छे से समझ पाएंगे। जो हमारा प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत है वह हमें बताता है कि कोई भी माध्यम जिसमें ये तरंगे संचरित हो रही हैं, जब वह किसी पॉइंट पे एक साथ आपतित होती हैं, एक साथ इंटर करती हैं, किसी माध्यम में अपना प्रभाव माध्यम में उपस्थित किसी कण पे अपना जो प्रभाव डालती हैं। यहाँ पे हमने तीन तरंगे लिए हुए हैं। यहाँ पे एन तरंगे भी इस पॉइंट में एक साथ अपना प्रभाव डाल सकती हैं, एक साथ अध्यारोपित हो सकती हैं, एक साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं यहाँ पे इस पॉइंट में। तो जो अलग अलग तरंगों का अलग अलग विस्थापन होगा, क्योंकि हर तरंगों की एनर्जी अलग अलग होती है। जो हमारी फर्स्ट तरंग है हमने माना है कि यहाँ इस पॉइंट में आपतित होती है और इसमें बाय1 विस्थापन आरोपित करती है, और अब जो सेकंड तरंग है वह भी इसी पॉइंट में आपतित हो गई एक साथ और यह हमें y2 विस्थापन दे रही है, और जो थर्ड तरंग है वह हमें y3 विस्थापन इस कण को दे रही है। क्योंकि अलग अलग तरंगें अपना अलग अलग विस्थापन तय करती हैं, अलग अलग तरंगों की अलग अलग एनर्जी होती है। तो किसी भी माध्यम में किसी कण में जब तरंगे एक साथ अध्यारोपित होती है तो उस कण में क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमें अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। तो इसमें जो विस्थापन होगा, क्योंकि अलग अलग तरंगों के द्वारा अलग अलग विस्थापन होगा, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है विस्थापन होगा। लेकिन इसमें जो विस्थापन होगा, इसमें जो प्रभाव हो रहा है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसका हम अध्ययन कैसे करें, विस्थापन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हमें बताया गया है कि जब भी किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे, यहाँ एन तरंगे भी अपवर्तित हो सकती हैं, एक साथ किसी कण को प्रभावित करती हैं, तो उस कण का जो परिणामी विस्थापन होता है, इस कण का जो विस्थापन होगा वह इन जो तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापन हो रहा है, फर्स्ट तरंग के द्वारा y1, y2 और y3 विस्थापन हो रहा है, जो अलग अलग विस्थापन होता है वह इन तरंगों के द्वारा उत्पन्न जो परिणामी विस्थापन है, कण B का जो परिणामी विस्थापन है, इन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर से देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब माध्यम के किसी बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती है, यहाँ पे दो या दो से अधिक भी हम कर सकते हैं, दो तरंगे एक साथ पहुंचती है, तो उस बिंदु पर जो परिणामी विस्थापन है उन तरंगों के द्वारा अलग अलग विस्थापन तय किया जाता है। तो उस कण का जो विस्थापन होगा, परिणामी विस्थापन, उन तरंगों द्वारा जो उत्पन्न अलग अलग विस्थापन है उसके बीजीय या वेक्टर योग के बराबर होता है। अगर हम मानते हैं कि हमारा जो माना किसी बिंदु पर दो तरंगे
के द्वारा जो विस्थापन है, कोई पॉइंट है हमारा, जैसे बी ले लिया था हमने चित्र में पॉइंट, और उसके द्वारा जो तरंगों के द्वारा जो विस्थापन उसमें था वह y1 और y2 था, और एक तरंग के द्वारा y3 था। तो यहाँ पे हमने 2 तरंगों के लिए किया है। आप चाहें तो n तरंगों के लिए भी इसी प्रकार कर सकते हैं। तो किसी भी बिंदु पर 2 तरंगों का जो विस्थापन है क्रमशः y1 और y2 है, तो उस जो पर्टिकुलर बिंदु पे उपस्थित जो कण है उसका जो परिणामी विस्थापन होगा वह क्या होगा, वेक्टर y इज इक्वल टू होगा जो हमारी तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन है उसके सदिश योग के बराबर होता है, वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 होगा। अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है गाइज, वह प्रकाशीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर लागू होता है। यह जो अधिक आयाम वाली जो तरंगे होती हैं उस पर लागू नहीं होता। यह सिद्धांत जैसे लेज़र तरंगे, स्टोक्स तरंगे, उनके लिए लागू नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे n तरंगे किसी पॉइंट पे अध्यारोपित होती है तो उसका सदिश योग किस प्रकार से लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी पॉइंट पे n तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं तो हम इसका जो परिणामी विस्थापन है अलग अलग तरंगों के द्वारा उस कण पे अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जो इसका जो परिणामी विस्थापन होगा वेक्टर बाय, वह होगा फर्स्ट तरंग के द्वारा विस्थापन, सेकंड तरंग के द्वारा विस्थापन और थर्ड तरंग के द्वारा विस्थापन। इन सभी तरंगों के द्वारा अलग अलग जो विस्थापन है उनके सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस डैश डैश हो जाएगा। आई होप आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।